अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूँ रेड बेसिल। समझ लीजिए तुलसी की फैमिली से ये ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसके पत्ते पर्पल कलर के होते हैं, मतलब लाल लाल रंग के पत्ते होते हैं। इसकी सीडलिंग वैसे तो सर्दी शुरू होने से पहले कर ली जाती है। अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसकी सीडलिंग को कंप्लीट कर लिया जाता है, लेकिन आज तो जनवरी की 3 तारीख हो चुकी है और मैं इसकी सीडलिंग अब करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक ऑर्डर आया था। तो ऑर्डर के लिए मैं ये सीडलिंग कर रहा हूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि सर्दी के दिनों में आपने सीडलिंग को किस तरह शुरू करना होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत पैशन हो जाए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गार्डनिंग का आ जाए, सीडलिंग करने का आ जाए, कटिंग्स लगाने का, तो किसी भी मौसम में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। मौसम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि आपको मालूम होता है कि सीड को कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी धूप चाहिए, इसको ठंडक की ज़रूरत है या हीट की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जब आपको पता चल जाती हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहता, हर काम आप आसानी से कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो ही गया है गार्डनिंग का, इसलिए मैं जनवरी की इतनी ठंड के महीने में इसकी सीडलिंग करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए जो सोल यूज़ की जा रही है, इसमें 50% कोकोपीट और 50% परलाइट का मिक्सचर है। उसके लिए मैं प्लास्टिक का एक पॉट यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं भरूँगा कोकोकोयर। ये कोकोकोयर नारियल के बाल, क्योंकि ये सोयल मैंने गमले के अंदर भर के देखी, हाफ गमला फिल हुआ और मैं और सोयल बनाना नहीं चाहता, दिल नहीं चाह रहा था। तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। इस बार मैं सीडलिंग करने वाला हूँ। इसकी एक बेडिंग बनाऊँगा, मतलब बेड बनाऊँगा इसका, मतलब गमले को फिल करने के लिए, और इसके ऊपर मैं सोयल भर दूंगा। ये मेथड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जितना ओवर वाटर हो, क्योंकि सर्दी के दिनों में हल्का सा भी ओवर वाटरिंग हो गई आपसे तो आपके सीड गल जाते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में हीट नहीं होती और मॉइस्चर जल्दी उड़ता नहीं है। और प्लास्टिक के गमले के अंदर मॉइस्चर तो बिल्कुल ही नहीं उड़ता, इसलिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ओवर वाटर हो वो नीचे से फ़ौरन ड्रेन हो जाए। हाफ गमला मैंने कोकोकोयर से फिल कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं ये वाली सोयल भरूंगा। ओके, अब इसको बराबर कर लेंगे हम, थोड़ा सा पटक लेंगे, इतना काफ़ी है। ज़्यादा आप पुश नहीं करेंगे इसको, नहीं तो ये काफ़ी बाउंड हो जाएगी। और जो मिट्टी ज़्यादा बाउंड हो जाए, जो सॉइल बाउंड हो जाए, उसके अंदर से मॉइस्चर जल्दी उड़ता नहीं है। हमने इसलिए इसको ज़्यादा दबाया नहीं है ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे। अगर हमसे ओवर वाटरिंग होती है तो वो नीचे से फ़ौरन ड्रेन हो जाए। अब हम सीड्स को इसके ऊपर रखेंगे। सरफेस को अपने हाथ से बराबर कर लीजिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए मिट्टी, बिल्कुल एकदम स्मूथ होना चाहिए उसका ऊपर सरफेस एरिया। अब ये सीड्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत सारे सीड्स हैं, तो इनमें से मैं हाफ़ को उगाऊंगा और देखता हूँ मैं भी सारे ही उगा दूँ। सीड्स को आराम से स्प्रिंकल करते जाइए। इतने सीड्स काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा सीड्स स्प्रिंकल हो चुके हैं। अभी भी मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा सीड्स हैं। इसका मैं फिर यूज़ कर सकता हूँ अगले साल, या फिर बाहर के दिनों में भी इसकी सीडलिंग की जा सकती है। अगर आप सीड्स को अच्छी तरीके से पैक करने के बाद ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर नमी ना हो और ना ज़्यादा ठंडक हो ना ज़्यादा हीट हो, तो ये 1 साल तक भी आपके पास रह सकते हैं। अगले साल भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, मतलब सितंबर के महीने में आप इसकी सीडलिंग दोबारा से कर सकेंगे। अब हम इसको ऊपर से हल्का सा कवर करेंगे कोकोपीट से। इसमें मैंने गोबर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कोकोपीट और परलाइट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब हम इसको पानी देंगे, पानी ऊपर से नहीं देंगे बल्कि ट्रे वाला मेथड यूज़ करेंगे। एक मरतबा जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको लगे कि मॉइस्ट हो चुका है तो ट्रे के अंदर जितना पानी बच जाए उसको फेंक दीजिए। हर वक्त पानी रहने की वजह से इसको फंगस लग जाएगा, मतलब सीड्स गल सकते हैं। अब इसको मैं, क्योंकि सर्दी के दिन है इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हीटनेस बने और सीड की जर्मिनेशन जल्दी शुरू हो सके। आजकल काफ़ी धुंध भी पड़ती है और धूप सही तरीके से नहीं निकल रही, इसलिए सीड की जर्मिनेशन के लिए हमें ऊपर से कवर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं पॉलीथीन का कोई भी शॉपिंग बैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे, चाहे आउटडोर ही पड़ा रहे, क्योंकि डायरेक्ट धुंध इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। और जब तक इसकी स्प्राउटिंग अच्छे तरीके से शुरू नहीं हो जाती उससे पहले हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। जब इसकी सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो हमें ऊपर से नज़र आ जाएगा सीड की जर्मिनेशन हुई है या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कब तक इसकी सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है। और इसको हमने दोबारा से अब पानी नहीं देना। 12 दिन बाद बेसिल की सीडलिंग शुरू हो चुकी है और अब मिट्टी के अंदर से छोटे छोटे से पौधे बीज के कवर को हटाकर बाहर की दुनिया देख रहे हैं। बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे। अभी कुछ के पत्ते ग्रीन हैं और कुछ के रेड रेड हैं।
जैसे ही ये थोड़े से और मैच्योर हो जाएंगे तो इसका असली रंग देखने में मिलेगा। इनको हमने रूटीन से पानी नहीं देना, मिट्टी को पानी तभी देना है जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई लगे, और इसको धूप में रखना है, मतलब विंटर की धूप में। अगर जून जुलाई के महीने में इसकी सीडलिंग की जा रही है तो इसको शेडी एरिया में रखिएगा, अगर धूप में रखेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 17 दिन बाद रेड बेजल की सीडलिंग जितनी भी लगाई थी आई थिंक वो सभी की सभी शुरू हो चुकी है, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े भी हो रहे हैं। बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकेंगे किसी और गमलों में। इनको पानी में रूटीन से नहीं देता, लेकिन जब ऊपर वाला सरफेस एरिया मुझे ड्राई लगता है जिस तरह अभी लग रहा है, तो इसके ऊपर मैं पानी का शावर कर देता हूँ। और इस गमले को मैंने रखा हुआ है फुल धूप में। यहाँ करीब 4 से 5 घंटे के लिए धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट, मॉर्निंग की सनलाइट। दोपहर के बाद इसके ऊपर धूप नहीं पड़ती। 24 दिन बाद, 42 दिन बाद पौधों की ग्रोथ यहीं पर रुक चुकी है, क्योंकि हमने पूरी इसके अंदर मिट्टी यूज़ नहीं की थी। सिर्फ इतना लेवल मिट्टी का है, मतलब सॉइल का है, और नीचे हमने कोको कोयर से बेडिंग की थी, जिस वजह से रूट सही तरीके से डिवेलप नहीं हो पा रही। इसलिए हमें अभी से इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही मरते जाएंगे। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें 50% पीट मॉस और 50% कोकोपीट है। बहुत ही लाइट वेट सॉइल बन चुकी है ये। इसके अंदर कोई भी खाद मिक्स नहीं की मैंने, क्योंकि अभी हमें खाद की ज़रूरत है ही नहीं। अब हम इसका रूट बाउल ही बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, उतनी सॉइल नहीं है जितनी हमने कोको कोयर की बेडिंग की थी। ये रूट्स आप देख सकते हैं वाइट वाइट सी, ये कोयर स्टिक के अंदर जाने की कोशिश में है, लेकिन सॉइल ना मिलने की वजह से इनकी ग्रोथ दम चुकी है। अगर इनको प्रॉपर सॉइल मिल जाती तो ये अपनी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा लेते और अब ये अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हो जाते। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई, अभी भी हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन मिट्टी कम होने की वजह से इनकी ग्रोथ रुक चुकी थी। जड़ें अच्छे से ग्रोथ में हैं। अब हम एक एक पौधा लेंगे और उसको शिफ्ट करते जाएंगे। फिंगर से होल कीजिए और उस होल में इसको जड़ों समेत डाल दीजिए। अब जितने पौधे आसानी से मैं शिफ्ट कर सकता था ट्रांसप्लांट मैंने कर दिए हैं। अब देखेंगे इनकी ग्रोथ बढ़ती है या फिर नहीं। अभी इनको हम शेडी एरिया में ही रखेंगे, धूप में नहीं जाने देंगे। नॉर्मली डेली 1 से 2 घंटे धूप आ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इनकी नई ग्रोथ बढ़ने लगे, नए नए पत्ते आने लगे, तो इनको आप फुल धूप में भी रख सकते हैं। फरवरी की आज 15 तारीख हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता अब गर्मी के दिन भी आ रहे हैं, तो गर्मी के दिनों में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सर्दी के दिन में भी रह सकते हैं और गर्मी के दिनों में भी रहते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पानी आपने इसको तब देना है जब आपको फील हो कि इनकी मिट्टी ड्राई हो रही है। लेकिन जो हमने सॉइल यूज़ की है ये जल्दी ड्राई नहीं होती, इसलिए रोज़ रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 52 दिन बाद रेड बेसिल की ग्रोथ अब शुरू हो चुकी है। अब पौधों का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है और इनका पत्तों का कलर भी डार्क होना शुरू हो गया है, मतलब पर्पल कलर का हो रहा है, जिस तरह इनके अंदर कुछ कुछ रेडनेस भी हो। और जो एक ही गमले के अंदर जो काफ़ी सारे पौधे हमने लगाए थे उनकी ग्रोथ भी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इनकी ग्रोथ इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ये एक ही जगह पर काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं, और ये हमने एक एक गमले के अंदर 1 या 2 पौधे शिफ्ट किए हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ अब ज़्यादा बढ़ रही है। 60 दिन बाद अब पौधों को जो हमने शिफ्ट किया था उनकी ग्रोथ अच्छी बढ़ रही है। ये देख सकते हैं आप, इसके पत्तों का कलर भी अब चेंज होना शुरू हो गया और ये काफ़ी टॉल हो रहे हैं। और जो पौधे हमने शिफ्ट नहीं किए थे उनकी आप देख सकते हैं ग्रोथ काफ़ी स्लो चल रही है, और जो शिफ्ट कर दिए थे उसकी ग्रोथ देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक गमले के अंदर एक पौधा, मतलब ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा रूट्स और ग्रोथ भी ज़्यादा। कम जगह ज़्यादा पौधे और ज़्यादा रूट्स, इसका मतलब रूट बाउंडिंग, जिस वजह से पौधों की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पाती। इसलिए माली लोग, फार्मर लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। सीजनल जब भी प्लांट कोई लगाते हैं तो उसको 3 या 4 मरतबा शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले सीडलिंग ट्रे के अंदर सीड्स लगाते हैं, जब वो जर्मिनेट हो जाता है तो उसको छोटे से पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जब पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको निकालते हैं और उससे बड़े गमले में शिफ्ट कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2 या 3 या 4 मरतबा वो स्टेप बाय स्टेप पॉट्स को चेंज करते रहते हैं, रीपोर्ट करते रहते हैं। इस तरह पौधे की ग्रोथ जल्दी बढ़ती है। अब ये पौधे बड़े हो जाएंगे और बड़े होने के बाद किस तरह का दिखेगा वो भी दिखाता हूँ। ये है मेरा एक रेड बेसिल का पौधा। ये देख सकते हैं कितना ये टॉल हो चुका है। 5 इंच का गमला होगा प्लास्टिक का, और इसके कलर देखिए, यहाँ पर फुल टाइम के लिए और डायरेक्ट धूप नहीं आती है, ग्रीन नेट से होकर ही धूप यहाँ पर आती है। और इसको करीब 1 साल मेरे पास हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि बेसिल का पौधा, न्याज़बो का पौधा, तुलसी का पौधा लॉन्ग लाइफ के लिए आपके पास रहे, जब भी उसको फ्लावर आए तो फ्लावर को आप तोड़ दिया करें,
क्योंकि अगर फ्लावर को नहीं तोड़ेंगे तो ये पौधा समझेगा मेरा लाइफ का साइकिल पूरा हो चुका है। मैं पिछले 3 महीने से इसी तरह इसके फूल तोड़ता जा रहा हूँ ताकि ये पौधा मुरझा ना जाए। और जगह जगह से बार बार फूल तोड़ने की वजह से ये देख सकते हैं नए नए पत्ते भी, नई नई ब्रांचेस ग्रोथ में आ रही हैं। नहीं तो जब ये एक मरतबा इस तरह का ड्राई हो जाए तो उसके बाद पौधा ड्राई होना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है। इसलिए फूलों को टाइम टू टाइम आप पिंच करते रहें, तोड़ते रहें, डेड हेडिंग करते रहें, तो आपके पास पौधा कई सालों तक भी रह सकता है। या फिर जब फूल लग जाता है, जिस तरह ये फूल लग चुका है और उसके बाद में इस तरह खिल जाता है, तो खिलने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता फूल ड्राई होने लगते हैं। जब फूल ड्राई हो जाते हैं तो उसके अंदर से सीड बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही ये फूल खिल जाएं, जिस तरह ये खिल चुके हैं, इसको अब मैंने तोड़ लिया है तो इसको मैं शेडी एरिया में रख दूंगा कुछ दिनों के लिए, तो ये कंप्लीट ड्राई हो जाएंगे और इसके अंदर सीड पोड जो बन चुका है वो सूखने लगेगा। तो सीड बन जाएंगे, उसके बाद मैं सीड को अलग से ग्रो कर सकूंगा। इस तरह आपके पास एक पौधे से कितने हज़ारों पौधे हो सकते हैं, ज़रा सोचिए। इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही होती है जिस तरह नॉर्मल न्याज बो का पौधा मिलता है हमें, जिसको बेसिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं। एनीवे, ये तो थी वीडियो रेड बेसिल के ऊपर। और सारे ही बेसिल के पौधे इसी तरह जर्मिनेट करवाए जाते हैं, इसी तरह उनकी केयर भी होती है। ये पौधा सर्दी में भी नहीं मरता और गर्मी में भी नहीं मरता, बस इसका कलर थोड़ा सा फेड पड़ जाता है, हरे रंग का होने लगता है गर्मी की धूप की वजह से। इसको पानी भी नॉर्मल चाहिए होता है, ज़्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो ये नीचे से गलना शुरू हो जाता है। इसको कम पानी देंगे तो ये सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ज़्यादा पानी इसको अच्छा नहीं लगता। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।